जी के बारे में गागर में सागर भरना हो जाएगा अगर इनकी जिंदगी के तमाम हिस्से को मैं छूने की कोशिश करूंगी। लेकिन चूंकि एक ऐसे कार्यक्रम में हम मौजूद हैं जहां चारों तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें हैं, तो दो लाइनों में इनके पूरी जर्नी को मैं समेटना चाहूंगी। 46 साल पहले जिसके पिता ने चादर बिछाकर किताबें बेचनी शुरू की थी, उन महिला ने 5-5 नरेंद्र मोदी के 14 से लेकर 24 तक के कार्यकाल में न सिर्फ मंत्रालय संभाले बल्कि शून्य से शिखर का एक ऐसा सफर तय किया है जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया। और किताबों के बीच आकर तो और भी सुख का अनुभव अब मुझे हो रहा है। आपकी किताब आई लाल सलाम 2021 में, लेकिन आज भी उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं किताबों से शुरुआत कर लेती हूँ। आपको बहुत शौक है किताबें पढ़ने का, आप देश की शिक्षा मंत्री के तौर पर भी कार्यभार संभाल चुकी हैं। तो जब किताबों की दुनिया में इस तरह से आपकी एंट्री होती है तो दिल में क्या ख्याल आता है? मुझे लगता है कि मैं चूँकि उन लोगों में से हूँ जो ज़्यादा ख्याली पुलाव नहीं पकाती, इसलिए कुछ हकीकतों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हूँ। शायद ही बुक फेयर के इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ हो कि इंडियन फ़िलॉसफ़ी और वैलर के ऊपर इस प्रकार से एक यहाँ पर एग्ज़िबिशन लगाया गया हो। मुझे लगता है बुक फेयर की पूरी जर्नी में एवोल्यूशन आपने लिटरेचर की दृष्टि से कई बार देखा होगा, लेकिन फ़िलॉसफ़ी और वैलर को एक छत के नीचे शायद आपने पहली बार आते देखा होगा। मैं अभिनंदन देती हूँ पूरी समिति को, पूरी टीम को जिन्होंने इसका आयोजन किया, विशेषतः उनको जिन्होंने विमेन इन आर्म फोर्सेस के ऊपर यहाँ पर एक छायाचित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया है। मैंने देखा वहाँ पर जो लंबी कतार है वो सिर्फ लड़कियों की नहीं है, बल्कि वहाँ पर कुछ पुरुष भी हैं जो देखना चाहते हैं कि आर्म फोर्सेस में महिला का योगदान किस प्रकार से रहा है। तो टेक्नोलॉजी और लिटरेचर का जो एक समन्वय है वो बुक फेयर में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आज यहाँ पर जितने युवा मौजूद हैं ज़्यादातर उनमें से जेन ज़ी वो वाली पीढ़ी है जो ज़्यादातर मोबाइल पर, लैपटॉप पे ही अपना समय व्यतीत करती है। किताबों की दुनिया से उनका रास्ता थोड़ा कम हो रहा है। तो उन जैसे लोगों को क्या बताना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि नौजवान पीढ़ी चूँकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है इसलिए कंटेंट से बहुत दूर है। मुझे लगता है यहाँ पर जो नौजवान आए हैं वो कंटेंट और उसकी एक लिटरेरी वैल्यू को समझते हैं, तो उनका कंटेंट ग्रहण करने का शायद साधन नया है, लेकिन कंटेंट की दुनिया के माध्यम से नया पुराना वो क्या है जो आपको एक जीवन को नए स्वरूप में देखने के लिए प्रेरित करता है या आपको जीने का एक नया तरीका देता है। मुझे लगता है वो नौजवानों को बहुत आकृष्ट करता है। मैं जानती हूँ कि एक पीढ़ी ऐसी है जो नौजवानों से सिर्फ इसलिए खार खाए बैठी है क्योंकि वो टेलीफोन के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से दुनिया को देखने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक वो दुनिया को देख रहे हैं तब तक मैं प्रसन्न चित्त हूँ। जिस दिन वो दुनिया को देखना या उसको देखने की आदत से कहीं ना कहीं बेतकल्लुफ़ हो जाए, उस दिन चिंता हम सबको करनी चाहिए। दुनिया को आपने भी बहुत देखा और वो भी बहुत कम उम्र से। बहुत ज़्यादा संघर्ष आपका रहा क्योंकि इसे दिल्ली जहाँ पर आपका जन्म हुआ और यहीं पर पिता की मदद के लिए भी आपने न जाने कितने पापड़ बेले। उसके बाद आप मुंबई पहुँची, फिर पॉलिटिक्स में आपने शिखर तक का सफ़र तय किया और आप लाखों लोगों के लिए मिसाल भी हैं। अब एक बार फिर से 17 सालों के बाद जब छोटे पर्दे पर वापसी हुई है तो ज़िंदगी बीते 10 सालों में यानी कि 14 से 24 की आपकी जो रही थी, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की मैं बात करूं और अभी के, कितना फ़र्क आ गया है दोनों में? मुझे लगता है कि फ़र्क अगर आप पॉलिटिक्स को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ही आता है। मुझ जैसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में आज से 25 साल पहले इसलिए आया क्योंकि मैं पॉलिसी को इफ़ेक्ट करना चाहती थी। पॉलिसी को इफ़ेक्ट अगर आप मेरे वायुमंडल का हिस्सा हैं या मेरी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, तो उसको इम्पैक्ट करने के लिए मात्र मंत्री होना या मात्र सांसद होना पर्याप्त नहीं है। एक कार्यकर्ता की दृष्टि से भी आप पॉलिसी को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर मैं अपने 10 साल के कार्यकाल को देखूं तो मुझे क्या-क्या मौके मिले। शिक्षा नीति हमारे देश में जब मैं शिक्षा मंत्री बनी थी तब तक 30 साल से बनी नहीं थी और पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा नीति को बनाने के लिए हम विलेज एजुकेशन काउंसिल्स तक गए। हर ज़िले के शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर, हर पेरेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हर यूनिवर्सिटी के साथ, हर टीचर एसोसिएशन के साथ हमने काम किया। पूर्व के जितने शिक्षा मंत्री रहे, वर्तमान जितने एमपी, एमएलए, ज़िला परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उन तक भी ये चिंतन लेकर गए
लोगों से पूछा कि वो किस प्रकार की नीति चाहते हैं। इस प्रकार से व्यापक चर्चा कभी भी राष्ट्र के इतिहास में शिक्षा नीति पे कभी नहीं हुई थी। मैं पहली बार मुझे मौका मिला जब टेक्सटाइल में, तब प्रधानमंत्री मोदी के पास मैं ये इच्छा लेकर गई कि हमारे देश में टेक्सटाइल की जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं भाई हैंडलूम, सूती का कपड़ा या मैन मेड फाइबर का कपड़ा। अगर हम टेक्नोलॉजी का इसमें समावेश देखें तो टेक्सटाइल आज सैटेलाइट बिल्डिंग में इस्तेमाल होती है, टेक्सटाइल आज एविएशन में इस्तेमाल होती है, मेडिकल डिवाइसेस बनाने में इस्तेमाल होती है। मैंने उनका सानिध्य प्राप्त किया कि अगर अब टेक्निकल टेक्सटाइल को अगर हम लोग एक प्रॉपर खाका या एक प्रॉपर जामा पहनाए तो वो कैसे दिखेगा। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 300 HSN कोड्स बनाए गए टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। तो अगर काम करने के दृष्टिकोण से देखूँ तो जिस पॉलिसी को मैं इम्पैक्ट करना चाहती थी, उस पॉलिसी को इम्पैक्ट करने का मुझे मेरे नेतृत्व ने मौका दिया। अब 20-25 साल जब आप एक ही रास्ते पर चल रहे हैं तो कभी ना कभी तो ऐसा मुकाम आना चाहिए जब आप टेस्ट करें आपने क्या सीखा, क्या समझा। इसीलिए मैं छोटे पर्दे पर वापस लौटी। ऐसा नहीं था कि कोई शौक पूरा करने के लिए पहुंची, ऐसा नहीं था कि कोई तलब थी इसलिए वापस पहुंची। मैंने जो नैरेटिव की दृष्टि से देश को जाना, समाज को जाना, पॉलिटिक्स को जाना, क्या वो नैरेटिव, क्या मेरी वो सोच आज भी टेलीविज़न को इम्पैक्ट कर सकती है, इस दृष्टि से मैं टेलीविज़न लौटी। और वो इसलिए भी चित्रा जी, आप जानती हैं, आप टेलीविज़न की दुनिया से हैं, न्यूज़ की दुनिया से हैं। आज हमारे देश में 789 मिलियन लीनियर टेलीविज़न होम्स हैं। मतलब कि 78 करोड़ लोग सिर्फ लीनियर टेलीविज़न देखते हैं। और जिस कार्यक्रम में मैं पुनः लौटी, आज वो कार्यक्रम 78 करोड़ टेलीविज़न लीनियर होम्स में नंबर 1 शो है। इसका मतलब मेरी जो यात्रा में जो सोच मैंने देखी, उसको जब मैं एक कहानी के माध्यम से प्रतिबिंबित करने का प्रयास कर रही हूँ, मेरा वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। आज कम से कम इस बात का मुझे संतोष है। दूसरा, कई लोग शिखर पर पहुँचते हैं फिर वहीं ठहर जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वापस नए शिखर पर पहुँचने के लिए आपको ज़मीन से शुरू करना पड़ेगा। मुझे वो डर नहीं है। वो डर नहीं लगता है आपको? क्योंकि एक जीवन में वो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें नए नए शिखर चढ़ने के या नए नए मुकाम हासिल करने का मौका मिलता है। तो मैंने पॉलिटिक्स में, मीडिया में शिखर हासिल किया। अब वो कौन सा नया शिखर है जिसे मैं या तो अपने आप को पुनर्स्थापित कर सकती हूँ या फिर एक नई यात्रा मैं कर सकती हूँ। तो चूंकि मुझे वो डर नहीं है, इसलिए मैंने वही पुरानी यात्रा नए तरीके से शुरू की। लेकिन ये भी सत्य है कि एक पॉलिटिकल एनिमल हूँ, तो इसीलिए आज जब मैं मेरी पॉलिटिकल एक्टिविज़्म को या मेरी पॉलिटिकल वर्क को देखती हूँ, तो मैंने जब पॉलिटिक्स में शुरुआत की तब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और मेरा पहला जो मुझे काम मिला था वो युवा मोर्चा में मिला था। और युवा मोर्चा में वो काम मिलने के बाद तब मेरे अध्यक्ष थे धर्मेंद्र प्रधान, मैं उपाध्यक्ष थी और मेरे साथ उपाध्यक्ष थे देवेंद्र फडणवीस। तो आप सोचिए हमने कहाँ से शुरू किया था 2003 में। धर्मेंद्र भाई अब शिक्षा मंत्री हैं, मैं शिक्षा मंत्री रह चुकी हूँ। तो आप सोचिए कि जो उनसे जूनियर है वो उनसे पहले उस मुकाम पर रह चुके हैं आज जहाँ पर वो हैं। देवेंद्र जी ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप जीवन का क्या नया स्वरूप देख सकते हैं। आज मैं नेशनल काउंसिल में हूँ, तो मैं शायद ही भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम लोगों में से हूँ जो कह सकती है कि मैं नेशनल टीम में तब भी थी जब अटल जी प्रधानमंत्री हैं, अब भी हूँ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, और आशान्वित हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी आज से 20 साल बाद अपने नेतृत्व को देखती है तो एक कार्यकर्ता के नाते तब भी सेवा देने का दमखम मेरे पास होगा। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। वैसे दर्शकों को मैं बताती चलूं कि मौजूदा जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन, बिहार में आपको अलग अलग स्टॉल पे, अलग अलग दुकानों पर ले जाके बहुत आपको अलग अलग फूड बिहार का टेस्ट कराया था उन्होंने। नितिन जी युवा मोर्चा के महामंत्री थे और हम दोनों में कंपटीशन ये लगता था कि कौन ज़्यादा काम करेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक ऐसे संगठन का हिस्सा है जहाँ पे इस बात की प्रतियोगिता होती है कि ज़्यादा काम कौन करेगा, ज़्यादा प्रवास कौन करेगा, जनता के मध्य में ज़्यादा कौन जाएगा। तो मेरा सौभाग्य है कि नितिन जी के साथ पिछले 16 साल से काम कर रही हूँ और मेरी पार्टी ने एक युवा अध्यक्ष जो बड़ों का सम्मान करता है,
छोटों के साथ सहयोग देता है और जिसने संगठन की पूरी यात्रा देखी है, युवा मोर्चा प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, उन्हें राष्ट्रीय दायित्व दिया है। तो अपनी आंखों के सामने उस पीढ़ी को उभरता देख जो हमारे समकक्ष था मोर्चे में, बहुत आनंद का अनुभव होता है। अभी बहुत सारे आपके समकक्ष जो लोग रहे हैं, खासतौर से युवा मोर्चा के कार्यकाल में कई जगहों पर, जैसा कि आपने खुद बताया, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए, रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अलग समय में वो भी जुड़ी रही। तो अब मुझे लग रहा है यही एक कुर्सी बाकी है आपके लिए, बाकी तो तकरीबन ज़्यादातर बड़ी कुर्सी आपने फिल कर दिया उस पर बैठकर। मुझे नहीं लगता अगर एक इंसान कुर्सी का मोहताज हो अपनी पहचान के लिए तो क्या इंसान है। मेरी पहचान क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन कुर्सी के लिए ही सारी कोशिशें की जाती हैं और कुर्सी जब छिनती है तो तकलीफ भी होती है। कोशिशें कुर्सी के लिए की जाती हैं, क्योंकि भाजपा अगर आप देखें राजनीतिक दलों में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो हर व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती, हर व्यक्ति को कुर्सी नहीं मिलती, हर व्यक्ति को तमगा नहीं मिलता। फिर भी वो यात्रा ऐसे कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू की गई जिनके आसपास सत्ता कभी नहीं थी, जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, जिनका एक लक्ष्य था, एक अभिलाषा थी कि सत्ता मिले, लेकिन सत्ता मिले तो सेवा का माध्यम बने। तो जिन लोगों ने कभी इस कल्पना को ही नहीं जिया है, उन लोगों के लिए शायद जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे अब विराजमान है, वो व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो देश की दिशा और दशा बदलने के काबिल हैं। और हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है इस बात पर केंद्रित है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री हमारे बन गए हैं, चौथी बार अब कैसे बने ये और चौथी बार के लिए अभी से पूरा माहौल आप लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा कि आपको डर नहीं लगता है और कुर्सी की मोहताज भी नहीं है, ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, छोटी सी निराशा हो जाती है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, नौकरी किसी वजह से अगर समय पर नहीं लग पाती है, लोग निराश हो जाते हैं, हमने देखा है बहुत बुरे कदम उठाते हुए भी। तो स्मृति ईरानी के अंदर वो कौन सी पावर है जो उनके अंदर ऐसी शक्ति भर देती है कि जब निराशा होती है तो न वो उतनी निराश नजर आती हैं, और जब बहुत बड़ी बड़ी कुर्सी पर वो बैठती हैं तो फिर उस काबिलियत के दम पर अपने आप को वो हमेशा साबित करती है। देखिए, आपको जब भी कोई मौका मिलता है, कम से कम मेरी पार्टी में मुझे ये सीख दी गई है कि आप क्या स्टेटस को मेंटेन करने के लिए चुने जाते हैं। आपको चुना ही इसलिए जाता है क्योंकि आप एक नई रचना अथवा एक नई सोच या जनता की अपेक्षा को पूरा करने के लिए उस स्थान पर आए। उसी प्रकार से जीवन में जब चुनौतियाँ आती हैं तो मैं काफ़ी एक चुनौती को अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से देखती हूँ कि ये चुनौती मुझे क्यों झंझोड़ रहा है, ऐसी क्या कमी है जो मुझे लगता है मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए ये विषय मेरे लिए चुनौती भरा है। तो अगर मुझे लगता है कि विषय मान लीजिए टेक्नोलॉजी का है, मुझसे अपेक्षा नहीं होती कि मुझे टेक्नोलॉजी का तो भी आएगा, लेकिन ये भी मेरी खुशकिस्मती है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल जो सिविल सर्विस डे पर इनोवेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया, वो पोषण ट्रैकर को दिया, जो मैंने एक महिला बाल विकास मंत्री के नाते बनाया था। अब किसी की अपेक्षा नहीं होगी कि मुझे टेक्नोलॉजी का कुछ भी ज्ञान होगा, लेकिन मुझे पता था कि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, इसलिए मैंने उसको सीखा। तो अगर आपके पास कोई चुनौती प्रस्तुत होती है तो आपको सबसे पहले तो ये सीखना चाहिए कि ऐसा क्या है मुझ में जो मुझे लगता है कि मैं इस चुनौती का सामना या तो कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रही, अथवा मैं कैसे इस चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बदलूँ। अब 2024 में कई लोग चुनाव हारे, उनमें से कितने लोग प्रोफेशनल्स हैं, कितने लोग अपने प्रोफेशंस में वापस गए और संग उन्होंने पॉलिटिकल काम किया। तो मेरे लिए जब मुझे याद है 24 का चुनाव मैं हारी थी, तो अमेठी में मेरे प्रांगण में मेरा सौभाग्य है कि एक मंदिर है, माँ की मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने मैं मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। मैंने कहा जो वो अच्छा हुआ। तो लोगों को आसपास लगा था शायद थोड़ा सठिया गई हूँ। मैंने कहा नहीं, जब भी भगवान चुनौती देता है ये तो मान कर चलो कि भगवान ने तुम्ही में क्षमता दी है कि तुम इस चुनौती को पार करो। दूसरा, मेरा ये हमेशा से विश्वास रहा है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अगर आज आपको लगता है आपको कुछ मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब कल कुछ ऐसा आपका इंतज़ार कर रहा है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। चुनाव में साल 2004 में हारी थी चांदनी चौक से। आप उस समय 27 साल की थी? 27 साल में पहली बार अपना लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। मैं 2004 में जब चुनाव हारी तो जीतने वाला कपिल सिब्बल था। तब मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे लगेगा कि अच्छा वो हार गए, और अगर मैं चांदनी चौक जीत जाती तो मैं अमेठी कभी लड़ने नहीं जाती।
अगर मैं चांदनी चौक जीतती तो मैं देश की शिक्षा मंत्री कभी नहीं बनती। अगर मैं चांदनी चौक जीतती तो मैं देश की टेक्सटाइल मंत्री नहीं बनती, आईएनबी मंत्री नहीं बनती, माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री नहीं बनती, विमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स की मंत्री नहीं बनती। तो मेरा ये मानना है, आज अगर आपको लगता है कुछ खलता है कि ये नहीं हो रहा, इसका मतलब भगवान ने ज़रूर कुछ आपके लिए प्लान किया है, कल जो आज से भी बेहतर होगा, बस विश्वास। लेकिन उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी होगी जो आपकी ज़िंदगी हम सभी को सिखाती है। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ हमें मिल गया तो उसके बाद जाकर बैठ जाना है। नहीं, कई लोग बैठना उनको गवारा होता है, आपको उनको गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करना इससे ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन व्यर्थ है अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। भगवान ने जीवन दिया है जीने के लिए, और जी तभी सकते हो भरपूर जब स्थिर ना रहो। चलती का नाम गाड़ी होना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही, और आपने कहा कि चांदनी चौक मैं नहीं हारती तो मैं इन पदों पर नहीं पहुंचती, और अपने आप में ये भी रिकॉर्ड है कि अगर आप चांदनी चौक नहीं हारती तो अमेठी में वो रिकॉर्ड नहीं बनता जिसमें आपने कांग्रेस के अध्यक्ष को, राहुल गांधी को, उस समय पराजित किया था। तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी और कामयाबी है। वो एक ऐसा इतिहास है जो कोई दोहरा नहीं पाएगा, इसकी भी मुझे गारंटी है। तो इसीलिए मुझे खुशी है कि मैंने वो इतिहास रचा, क्योंकि चित्रा जी, इतने बड़े ब्रह्मांड में कौन है जो इतिहास रच सकता है? इतिहास भी लोगों को भुला देता है। तो अगर आप इतिहास बना देते हो या फुटनोट इन हिस्ट्री हो जाते हो, वही जीवन में एक उपलब्धि होती है। तो मैंने मीडिया में इतिहास बनाया, पॉलिटिक्स में इतिहास बनाया, अब एक ही जानूँ, इससे ज़्यादा और क्या इतिहास बनाऊंगी। नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी अभी बता रही है कि अभी तो पिक्चर बहुत सारी बाकी है। यकीनन पिक्चर बाकी है, और इसी वजह से मुझे वो तस्वीरें याद आती हैं जब 2014 में आप हारी, और 2014 से लेकर 19 तक आपने अथाह मेहनत भी की थी अमेठी में ख़ास तौर से। और एक महिला होने के नाते मैं एकदम एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही हूँ, किसी की डेथ हो गई थी, फिर आप वहाँ पर जाती हैं और आपने कंधा दिया था। वो तस्वीरें पूरे देश को मतलब बहुत भावनाओं से भी भर दे रही थी कि एक बेटी, अमेठी में कोई गैर परिवार था, शायद आपका रास्ता भी उतना नहीं था उनसे, लेकिन आप उनके परिवार को ढांढस। थे, तो ऐसा नहीं कि मेरा कोई रब्ता नहीं था, हमारे कार्यकर्ता थे। हमारी संस्कृति में कभी भी बेटी को इस दृष्टिकोण से देखा नहीं गया कि वो भाई को, पिता को कंधा ना दे सके। ये तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के बारे में कुछ लोगों ने ऐसी सोच निर्धारित कर दी कि लोगों को लगा कि मैंने जो किया वो अटपटा था, मैंने वो किया जो मेरी संस्कृति, मेरे समुदाय, मेरे समाज का एक बहुत ही सरल स्वभाव है। कि अगर आपको लगता है आपका कार्यकर्ता है, अगर आपको लगता है आपका परिजन है, तो आप ऐसे शिरकत कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा अद्भुत नहीं किया था, मैंने वो किया जो मेरी सभ्यता का, मेरे स्वभाव का, मेरे संस्कृति और संस्कार का एक हिस्सा है। लेकिन अपने देश में बहुत सारे मुद्दों पर एक अलग तरह की उठापटक खासतौर से महिलाओं को लेकर देखने को मिलती है। एक पुरुष की तुलना में महिलाओं को क्या ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है? ये बिल्कुल करना पड़ता है, और अगर आप महिला हो या पुरुष, यहाँ पर बहुत सारे लोग मध्यम वर्गीय परिवार से शायद होंगे, यंगस्टर्स होंगे, तो मैंने जो 2-3 चीज़ें सीखी हैं उसमें ये तो पक्का है कि हाँ, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हो तो आपका संघर्ष अलग होगा। आपका संघर्ष होगा कि आपको बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, एक ऐसा बैंक बैलेंस चाहिए ताकि माता पिता के साथ आप भी अच्छे से रिटायर हो सके। जिसके पास धन है वो ये संघर्ष नहीं कर रहा। दूसरा, आप अगर महिला हैं तो ये फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास धन है कि नहीं है, आपका संघर्ष अपने आप में एक यूनिक है। अगर आप एक ऐसी महिला हैं जो थोड़ी सी तेज़ तर्रार हैं, जो स्वभाव से सर झुका के नहीं सर उठा कर चलती हैं, तो आपको और मुसीबत होगी। अगर आप ऐसी महिला हैं जो अपना जीवन कैसे बिताएंगी वो खुद निर्धारित करती हैं, तो और मुसीबत होगी। तो महिलाओं को बहुत बड़ी एक भ्रांति ये होती है, और उनको सिखाया भी जाता है कि अगर आप सफल हो गए तो आपका जीवन, आपकी नैया पार हो गई। ऐसा नहीं है। अगर आप सफल हो गए तो आपकी मुसीबत डबल हो जाएगी, बस मुसीबत मुस्कुराते हुए आएगी, यही फ़र्क है। डबल कैसे हो जाएगी? कोई ऐसा उदाहरण जो आप बताना देखिए, चाहें? महिला के लिए एक बार आप सफल हो जाएं तो रिश्तों के कई स्वरूप आपको देखने के बदल जाते हैं। अगर पुरुष बहुत ही सक्सेसफुल है और उसके पास वक्त नहीं है, तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि इसके पास वक्त नहीं है, क्योंकि ये पुरुष है, ये और अच्छा करने वाला है,
एक महिला है तो आपके ऊपर ये प्रेशर आ जाएगा, अगर आप ब्याहता ना भी हो तो भी, घर में बेटी हो तो भी कहेंगे अरे आज तो आपके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं है। ये कभी किसी बेटे को नहीं बोला जाए। तो ये हमारे समाज की हकीकत है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और ये महिला के साथ सिर्फ वहाँ नहीं होता जहाँ पैसों की तंगी है, ये वहाँ भी होता है जहाँ पर एक समृद्ध परिवार है। तो आपको ये मान कर चलना है कि या तो आपको जब ये चुनौतियाँ आएंगी तो कैसे कुछ चुनौतियों को अनसुना करना है। मुझे कई बार बोला जाता है हर चीज़ का जवाब मत दो, मत बोलो, चुप रहो, क्योंकि यही स्वभाव से और आगे बढ़ोगी। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर ना ही बोलूँ तो फिर क्या मैं रह जाऊँगी? बिल्कुल। अगर मैं भी वैसी बन जाऊँ चापलूस, मैं भी वही बन जाऊँ सबको खुश रखने की कवायद में, तो क्या मैं रह जाऊँगी? तो आपको ये कहीं न कहीं निर्णय लेना पड़ेगा कि किस मुकाम पर जीवन के आपको वैसे ही बने रहना है या एडजस्टमेंट्स करनी है ताकि दूसरे आपसे खुश हो जाएं। आप शुरू से ऐसी ही थी या फिर बड़े-बड़े भारी भरकम मंत्रालय मिलने के नहीं बाद नहीं, मैं स्मृति शुरू ईरानी से ही उतनी ही अक्खड़ थी जितनी अभी दिखाई दे रही। कई बार इसकी वजह से परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है? हाँ, वो करना पड़ता है, लेकिन वो आपको मान कर चलना पड़ेगा कि अगर आपने जीवन जीने की ऐसी शैली स्वीकार की है, निर्णय लिया है, तो उसका एक परिणाम है। आप रो पिट नहीं सकते कि अरे देखिए ना मुझे अपने दम पे जीवन जीना है, लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर आपने निर्णय किया आपको दम पे जीना है, महिला हो या पुरुष, आपको स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग उसके बारे में चरमराएंगे, कुछ लोग घबराएंगे, कुछ लोग पलटवार करेंगे, वो जीवन का एक हिस्सा है। और उसी जीवन के हिस्से के साथ आप आगे देखिए, भी। कमजोर इंसान कभी इतिहास नहीं लिखता, ये बिल्कुल सही बात आपने कही। और जब किसी का टॉन्ट, किसी का ट्रोल आपको कमजोर कर दे, फिर आप नेता किस काम के हैं? बात है, इस पर तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि आलोचना खुद में परिभाषित करनी होगी कि कौन सी आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रही है और कौन सी आपकी टांग खिंचाई कर रही है। लेकिन आपने कहा कि आप कई बार मतलब इस तरह की बातें रखती हैं जिसकी वजह से विवाद भी हो जाते हैं या कई लोग आपको टारगेट करते हैं। अब जब तुलसी के रूप में आपने 17 सालों के बाद वापसी की तो का सेट पर सारी चीज़ें क्या बदली बदली सी नजर आई? लोगों का नजरिया कि भाई ये तो अब मंत्री हो गए, इतनी बड़ी नेता देश की हैं, इनके साथ कैसे हम कट और कैमरा रोल करेंगे? क्या ऐसी चुनौती नहीं, थी लोगों वहाँ? का नज़रिया आपके बारे में चाहे कुछ भी हो, अब ये तो नहीं पता जो आपको लोग कह रहे हैं वही लोग फील कर रहे हैं कि नहीं। मेरा ये मानना है कि मैं अगर एक कलाकार की भूमिका में अपने आप को ढाल रही हूँ, तो वो क्या मुद्दे हैं जो मेरे माध्यम से बतलाए जा रहे हैं, उस पे थोड़ा मेरा जो मेकर्स हैं उनके साथ चिंतन चर्चा रहती है, चैनल के साथ चर्चा रहती है, और मुझे लगता है कि अभी तक वो जुगलबंदी हमारी काफ़ी प्रोडक्टिव रही है। एक डोमेस्टिक वायलेंस पे परिचर्चा, दूसरा पुरुषों को फेक केसेस में फंसाने वाली चर्चा, तीसरा एजिज्म पे चर्चा, चौथा वेट गेन पे चर्चा। क्योंकि कई बार मैंने देखा लोगों के पास और कोई कटाक्ष नहीं होता तो मुझे कहते हैं अरे मोटी हो गई है। तो महिला के ऊपर कई बार जो सक्सेसफुल होती है उस पर अगर कटाक्ष करना होता है तो उसके स्वाभिमान को अगर कुचलने की कोई लोग फिराक में रहते हैं तो उनको लगता है कि इसकी फिजिकलिटी पे कुछ बोल देंगे तो ये बेचारी अस्थिर हो जाएगी। तो ये सारे मुद्दे हम लोग उठाते हैं आजकल, कोऑपरेटिव महिला की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और फाइनली पहली बार तुलसी मिहिर को छोड़ देती है, वो भी हो रहा है। आपने वेट की चर्चा की, मैंने आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे देखा था। आपने एक फोटो शेयर की थी अपने हस्बैंड के साथ जिसमें आप नीचे सीढ़ियों पे बैठी हुई हैं और आप भगवान से कह रही हैं हे भगवान उठा ले या मेरा वजन उठा ले, ऐसा कुछ कहते हुए। क्या भगवान ने आपका वो दोनों नहीं वाकया, उठाया, ना मुझे उठाया ना वजन उठाया। इसके लिए क्या कोशिशें भी करती हैं जब लोग इस तरह का कटाक्ष करते हैं तो? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं चाहती तो कोशिश करके जो मिस इंडिया फाइनलिस्ट थी वैसे भी आज दिख सकती थी। मुझे अपने समय का अच्छा उपयोग करना था कि मैं क्या शारीरिक रूप से सुंदर दिखूं या मानसिक रूप से अपने आप को बेहतर करूं। मेरे पास चॉइस क्लियर थी। तो जीवन का सत्य है, शारीरिक रूप से आप चाहे आज कितने भी समृद्ध लगे, संपन्न लगे, सुंदर लगे, वो सूरज ढलता है। मन वो है जो अगर विकसित करे
तो सूरज शारीरिक रूप से ढल जाएगा, मन विकसित रहेगा आपका, तो आपको और भी जीवन भर प्रफुल्लित करेगा। ये बिल्कुल सही तो बात है। ये और निर्णय तो मैंने 22 साल की उम्र में ले लिया था क्या था वो वाकया? कि मेरा फिजिकलिटी डिसाइड नहीं करेगा कि मेरे कितने प्रशंसक होंगे, समर्थक होंगे, या मेरी जीवन की क्या दिशा होगी, दशा। मुझे बहुत स्पष्ट रूप से पता था, आई विल डिसाइड वॉट माई फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी, एंड फॉर दैट डिसीजन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी मेंटली, आई थिंक इम्पोवरिश ना हो, वो बेहतर शब्द है। और आपने अपने कद के वजन को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि बाकी लोगों के पास कुछ और रहता नहीं है, तो इसी बात को लेकर वो कटाक्ष करते नहीं, होंगे। वो ठीक है। देखिए, जीवन में सब कुछ मीठा मीठा हो तो मीठे की फिर औकात नहीं रहती। जब तक कुछ तीखा, चटपटा, ज़्यादा नमकीन ना हो, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि मीठे का स्वाद क्या है या उसकी अहमियत क्या है। अब इसकी चर्चा निकल पड़ी देखिए, है। जो लोग पत्थर मारते हैं, हाँ, पत्थर मारने के लिए 2 चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। एक तो आपका कद उनसे ऊपर होना चाहिए ताकि वो पत्थर मार सकें, या आपसे इतने दूर हों कि पत्थर मार सकें। तो जो दूर है या नीचे है, उसका मैं क्या बिगाड़ूं? उसने खुद ही अपना बिगाड़ा हुआ होता है। और जो भी फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है। वो नहीं पता, सारे फलदार वृक्ष नहीं झुकते, ये भी एक हकीकत है। लेकिन एक फ्रेज वृक्ष के पे तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं कि जो लोग वृक्ष अपने पे निर्भर आचरण में- करता है। हाँ, देखिए, वृक्ष पे निर्भर करता है। हमारे यहाँ एक ज़माना था जब हम मॉरल साइंस पढ़ाते थे, मॉरल साइंस सिखाते थे। अब हमारी एक्सपेक्टेशन है मोरालिटी की, लेकिन हम मोरालिटी है क्या, वो बच्चों को बतलाते नहीं। बिल्कुल, हम बच्चों को ये कहते हैं कि पढ़ो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन फिर खुद उस पॉलिसी का संचालन नहीं करते हैं। और फिर सोचते हैं कि ये जो बच्चे हमारे इर्द गिर्द हैं, ये बड़े होकर वैसे ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है जैसे हमारी अपेक्षा थी इनसे। तो हम इस डायकोटमी में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। मैं ब्लैक एंड वाइट में अभी भी जीती हूँ। लोग कोशिश करते हैं कि मैं ग्रे में आऊँ, लेकिन ग्रे मैटर छोड़ के मुझे अब किसी ग्रे चीज़ में कोई भी रुचि नहीं है। ठीक है। जब आपने छोटे पर्दे पर वापसी का फैसला लिया, इस बात का क्या कहीं से भी डर था, या लोगों ने सलाह दी होगी कि अगर आप टेलीविजन पर वापसी करेंगे इस रूप में तो पॉलिटिकल के लिए आपको कहा जाएगा कि नॉन सीरियस पॉलिटिक्स में ये सलाह interest उन्होंने रखते दी जिन्होंने दोनों ये चीज़ें नहीं की है। हैं? क्या कहा था? जिन्होंने कभी मीडिया नहीं किया है, सिर्फ पॉलिटिक्स किया है, उन्होंने कहा मीडिया मत करो। जिन लोगों ने पॉलिटिक्स नहीं की है, सिर्फ मीडिया किया है, उन्होंने कहा मत करो। और जिन्होंने ना पॉलिटिक्स किया है, ना मीडिया किया है, ना जीवन में कुछ किया, उन्होंने भी कहा मत करो। तो आपने ये तय कर रखा है कि जीवन में जो भी मौका मिलेगा उसमें अपनी पूरी दमदार परफॉर्मेंस दिखानी है। देखिए, मैं मौका अर्जित करती हूँ, खुद बनाती हूँ, सृजन करती हूँ मौके का। तो अंग्रेजी में एक अच्छा शब्द है हैपेंस्टेंस। तो मेरे लिए ये जो 1 साल की जर्नी है, वो हैपेंस्टेंस नहीं है, ये मैंने रचा है। एक चीज़ मेरे अनुभव से जितना मुझे पता था 25 साल में, वो सारा मैंने खुद गढ़ा है। तो ये भी कि आप 78 करोड़ होंस में आके नंबर 1 होंगे 6 महीने में, वो भी मैंने खुद उसको गढ़ा है। आसान नहीं होता। जब आज मीडिया इतनी सेग्रीगेटेड है कि यूट्यूब पे चलती हैं चीज़ें, व्हाट्सएप पे चलती हैं, इंस्टाग्राम पे कंटेंट चलता है, उसमें लीनियर टीवी होम्स में ये सब करना। और जब मैंने किया टेलीविज़न, तब ओटीटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ओटीटी में भी एक्सेप्ट होना, और बहुत कम लोगों ने शायद इस बात पर रिफ्लेक्शन किया होगा कि मैं जो किरदार निभा रही हूँ वो कोई 28 साल की हीरोइन नहीं है, 60 साल की महिला है। तो 60 साल की महिला की कहानी आज देश में नंबर 1 है, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें क्या चिंतन गया होगा। जो कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ वो कोई मॉडर्न औरत ऐसी नहीं है जो कोई ज़बरदस्त गाने चल रहे हैं और सब उस पर आकृष्ट हो रहे हों। वो जैसे कृष्ण बोलती है, तुलसी की आराधना करती है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करती है। तो अगर वो नंबर 1 है, तो आप सोचिए देश में मानसिकता कैसी बदली है कि वो नंबर 1 है। मैं जो किरदार निभाती हूँ वो कहती है कि अपने परिवार को एकजुट रखो, अपने परिवार के लिए कुछ बलिदान देना, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। या आप अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं तो वो महान नहीं हो जाते, ये आपका धर्म है अपने परिवार के प्रति। अगर वो सोच नंबर 1 है, तो आप सोचिए जो ऑडियंस उसको कंज्यूम कर रही है उनकी क्या सोच है। तो मेरे लिए ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, और वो एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ, उसमें जनता पास हो गई है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।